हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी गद्य खंड में संकलित वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक को पढ़ेंगे। यानी राष्ट्र का स्वरूप कैसा होना चाहिए, इस राष्ट्र को बनाने में कितने लोगों ने अपने योगदान कैसे दिया। मतलब भूमि की बात है, भूमि होना चाहिए एक राष्ट्र में, भूमि के साथ जन होने चाहिए, लोग होने चाहिए और लोगों के अंदर संस्कृति होनी चाहिए। भले राष्ट्र दिया जिसने भी आज़ादी को लड़के, हम उनके लिए दो पंक्तियाँ अर्पित करते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मर मिटने वालों की बाकी यही निशान होगी, बाकी यही निशान होगी। आइए सबसे पहले हम पाठ परिचय जाने कि प्रस्तुत निबंध डॉक्टर अग्रवाल के पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से लिया गया है। इस निबंध में लेखक ने 3 तत्वों पृथ्वी, जन और संस्कृति पर प्रकाश डालते हुए बताया है। यानी राष्ट्र का यदि आप स्वरूप चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं, तो पृथ्वी पे जन और उस जन में संस्कृति यानी स्वभाव होना अति आवश्यक है। राष्ट्र का स्वरूप इन्हीं 3 तत्वों से निर्मित होता है। प्रस्तुत लेख में यह स्पष्ट किया गया है कि पृथ्वी को माता के रूप में तथा स्वयं को पृथ्वी पुत्र के रूप में मानना राष्ट्रीयता की भावना के उद्देश्य के लिए आवश्यक है। यानी पृथ्वी को माता और अपने आप को स्वयं पृथ्वी पुत्र यानी माता का पुत्र मानिए। माता पुत्र का यह संबंध अत्यंत पवित्र है। जिस प्रकार माता अपने समस्त पुत्रों को समान भाव से चाहती है, उसी प्रकार इस पृथ्वी पर बसने वाले सभी जन समान हैं। संस्कृति के विषय में लेखक ने अत्यंत मार्मिक विचार प्रकट किया है। संस्कृति की उन्नति से राष्ट्र की उन्नति संभव है, अतः हमें प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करना चाहिए। इसमें आपका पहला बिंदु है भूमि। तो भूमि के लिए पहले 2 पंक्तियों में वंदना कर लें। नमस्ते सदा वात्सले मातृभूमे, त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहं, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते। तो मातृभूमि की प्रार्थना के बाद हम आगे देखेंगे भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति। 3 चीज़ों को याद रखिएगा इस चैप्टर में। भूमि, इस पे बसने वाला जन और संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। 3 चीज़ें हैं राष्ट्र के स्वरूप के लिए, भूमि, जन एवं संस्कृति। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से हैं। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है कि उसका जो भौतिक सौंदर्य यानी बाहरी जो सौंदर्यता है, समृद्धि है, उसको सचेत रहना, उससे सचेत रहना हमारा कर्तव्य है। यानी हमें कभी भी इस प्राकृतिक चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, उतना ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यानी हम इस पार्थिव शरीर जो पार्थिव जो रूप है, स्वरूप है, यदि उसके प्रति हम जितना जागरूक रहेंगे, यानी इस प्रकृति के द्वारा प्रदत्त चीज़ों पे जितना ही हम जागरूक रहेंगे, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम लोग की राष्ट्रीयता उतनी ही बलवती होगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जितनी भी राष्ट्रीय विचारधाराओं, सारी राष्ट्रीय विचारधाराओं की माता है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ ही नहीं जुड़ी, वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी, उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। यानी राष्ट्रीयता की भावना जितने ही एकदम कूट कूट के आपके अंदर भरी रहेगी, यानी उसका जो अंकुरण होगा उतना ही तगड़ा होगा। यानी देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति आपका प्रेम उतना ही गहरा होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के
आदोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। इसलिए किसी भी चीज़ की, यानी आप जानते हैं, जब तक उसकी वास्तविकता नहीं जानेंगे, उसकी मूल्य को नहीं जानेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, तब तक आप उसका सही तरीके से सदुपयोग नहीं करते हैं। इसलिए जो राष्ट्र है, उस राष्ट्र के इम्पोर्टेंस को जानिए कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कि इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागृतशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांवों और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए मेघ यानी बादल, जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना ही हमारा कर्तव्य है। यानी उन चीज़ों का भी हमें अध्ययन होना चाहिए, उसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि समय पे आके अपने पानी यानी वर्षा करते हैं, वो अमृत रूपी वर्षा करते हैं, जिससे हम अपने खेतों में फसल को उपजा सकते हैं, जिसे हम खाकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे वे जीवन के क्षेत्र में नया उजाला दिखाई देगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, सोना चांदी जो भी चीज़ें हैं, वह सब पृथ्वी के अंदर से ही हमें प्राप्त होते हैं। इसकी अपने कोख में क्या क्या चीज़ों को पृथ्वी नहीं रखी है। पृथ्वी माता की उपाधि इसलिए दी गई है। आप इस पृथ्वी पे चलते हैं, थूक देते हैं, गड्ढा खोदते हैं, मतलब क्या क्या इस पे नहीं कर देते हैं, फिर भी यह हमें बर्दाश्त करती है। कभी भी हमें डांटती नहीं है, फटकारती नहीं है। हम क्या क्या पृथ्वी पर नहीं करते हैं, लेकिन वह हर तरह से वह सारी चीज़ों को सहन करती है, जिस तरह से एक माता सहन करती है, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। यानी विशेष प्रकार की जो धातुएं हैं, वे धातुएं भी पृथ्वी के गर्भ से ही मिलेंगी। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाला जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से सवारे जाने का अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ नग विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव कर लाते हैं, जब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है, वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना चाहिए। यानी उसी हीरे, उसी डायमंड, उसी पत्थर, उसी पोखराज से हम क्या क्या चीज़ें नहीं बनाते, कितनी बहुमूल्य चीज़ें। जब उनको एक पत्थर काटने वाला उसको काट के एक नया रूप, एक नया शिल्प देता है, तब वो हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। मैंने कहा कि जब तक हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति प्रेम की बात नहीं फूटती है, तब तक समझिए कि हम लोग एक सोए हुए के समान हैं, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकते।
विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का नया ठाट खड़ा करना है। विज्ञान को और उत्तम परिश्रम को दोनों को मिलकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का ठाट खड़ा करना, यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। हमारा एक ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे, यानी बाकी न रहे, तभी मातृभूमि के पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। अब जन के क्या उत्तरदायित्व है, उस उत्तरदायित्व को जानेंगे। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पहले अंग के रूप में पृथ्वी को बताया गया, दूसरे में पृथ्वी पुत्र अर्थात जन को बताया गया। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यदि पृथ्वी हो उसमें राष्ट्र ना हो, लोग ना हो, जन न हो तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि ही पितरो अहम पृथिव्या। देखिए इसके अर्थ को देखिए कि भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ, दिया है। यहाँ देखिए कि आपका माता भूमि है पितरो अहम पृथिव्या, यानी भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। कितनी अच्छी पंक्ति है कि भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। इस तरह की अगर हृदय में सूत्रपात हुआ तो वह अनुभव ही राष्ट्रीयता है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वरूप वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि संबंध अचेतन और जड़ बना हुआ है, यानी वह विकास ही नहीं कर सकता। वो जहाँ है वहीं रहेगा। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। नमो मात्रे पृथिव्ये, नमो मात्रे पृथिव्ये, यानी माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है, यानी माता पृथ्वी को प्रणाम कर रहा है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जल का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाला जन बराबर है, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं। कभी माता ऐसा नहीं करती है कि ऊंच नीच का भेदभाव कभी भी नहीं करती है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले हैं और अनेक धर्मों के मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। और इस प्रकार उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उससे कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में जब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नत करने का सबको एक जैसा अधिकार है, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग को की सूध हमें लेनी होगी।
राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के तादाद में प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतराव चढ़ाव पर पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई लड़ती उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, यानी लोगों का जो विकास होना चाहिए एकदम नदी की प्रवाह की तरह होनी चाहिए, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा ही उत्थान के अनेक खातों का निर्माण करना होगा। देखते हैं नदियाँ चलती हैं, जगह जगह घाटों का निर्माण होता, वहाँ लोग उससे पानी लेते हैं, तो हमें उन नहरों की तरह, उन नदियों की तरह संतत बहते चलना चाहिए कि हम किसी के काम आ सकें अपने जीवन में। वही समझिए कि एक तरह से राष्ट्रीयता के गुण व्यक्ति के अंदर झलक रहा है। तीसरा और अंतिम बिंदु है संस्कृति। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया वही उसके जीवन की श्वास है। बिना संस्कृत के जन की कल्पना कमबंध मात्र है। संस्कृत ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृत के विषय और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ से ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृत है। भूमि पर बसने वाला जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, दोनों के रूप में ही राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृत के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र को विकसित करती हैं। मतलब सबकी अलग अलग सभ्यता है, अलग अलग गुण है। उन गुणों को ही समझिए कि संस्कृत का एक रूप दिया गया है, परंतु उन सब का मूल आधार है पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर कि आपका एक दूसरे के साथ कैसा समन्वय है, संबंध है, ये भी संस्कृत के ऊपर ही डिपेंड करता है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियाँ राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन की राष्ट्र का सुखदायी रूप है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करता है। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृत के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उनमें एक सूत्रता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृत के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। यानी हमें संबंध हमारा बेहतर होना चाहिए। गांव के जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृत का अमित भंडार भरा हुआ है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों ने
चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृत के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहां अतीत वर्तमान के लिए भी भार रूप नहीं है, जहां भूत वर्तमान को जकड़ नहीं रखना चाहता है, वरन अपने वरदान से पुष्ट करने उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल के द्वारा ये जो है लिखी गई राष्ट्र का स्वरूप अंतिम 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, ये खत्म करूंगा। ये देश की हिफाजत मरते दम तक करेंगे, दुश्मन की हर गोली का हम सामना करेंगे, आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे, आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।